नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12 के इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर भी लिया था और आज अपन अध्ययन करेंगे हड़प्पाई समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता। सामाजिक और आर्थिक भिन्नता। देखो, यहाँ से अपन बात करें तो समाज कोई भी हो, प्रत्येक समाज में क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं हर समाज में पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं को जानने के तरीके होते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पे हड़प्पाई समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं को जानने के तरीके, तो दो तरीकों के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करेंगे। एक है समाधान का अध्ययन, और दूसरा अपन यहां से जानेंगे विलासिता की वस्तुओं की खोज, विलासिता एवं उपयोगी वस्तुओं की खोज। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पाई समाज में किस आधार पे सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता लगाया जाता था, उन कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो दो आधार पे पता लगाया जाता था, समाधान का अध्ययन करके और विलासिता एवं उपयोगी वस्तुओं की खोज करके। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पूछा जा सकता है 3 नंबर का प्रश्न या 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से। तो अब यहाँ से सबसे पहले अपन बात करेंगे समाधान का अध्ययन। अब देखो, बात करें समाधान क्या होता है। शव का मतलब होता है मरे हुए व्यक्ति की जो लाश होती है उसे शव कहते हैं। समाधान का मतलब होता है अंतिम संस्कार की विधि, अंतिम संस्कार की विधि या तरीका। इसमें अपन जानेंगे कि हड़प्पा समाज के जो लोग हैं वो मरे हुए व्यक्तियों का अंतिम संस्कार है वो किस प्रकार करते थे। तो अपन यहाँ से बात करें समाधान में, तो ये लोग जो अंतिम संस्कार करते थे मरे हुए व्यक्तियों का, तो ये करते थे दफनाकर। कैसे करते थे? दफनाकर, यानी मरे हुए व्यक्ति को ये दफनाते थे। अब देखो, अलग अलग समाज में अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार है वो अंतिम संस्कार होता है। जैसे अपन बात करें अपने हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज में क्या होता है, शव को जला करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे शव को जमीन में गाड़ करके दफना करके उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो भी अंतिम संस्कार किस प्रकार करते थे? दफना करके करते थे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में अपन बात करें तो यहाँ से कई ऐसी कब्र मिली हैं, यानी कई कब्रों से हमें क्या मिला है, कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन व आभूषण। मिट्टी के बर्तन और आभूषण है वो मरे हुए व्यक्तियों के साथ में दफनाए जाते थे। इसके पीछे दफनाने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मिट्टी के बर्तन ये लोग क्यों दफनाते थे या फिर आभूषण ये लोग क्यों दफनाते थे? तो इसके पीछे देखो, इनकी एक मान्यता होती थी। क्या मान्यता होती थी? इनका मानना था कि मरने के बाद में मरे हुए व्यक्ति को इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती होगी। यानी जो व्यक्ति मर गया और जिसको आपने दफनाया है, जिसके साथ में आपने मिट्टी के बर्तन और आभूषणों को दफनाया है, तो इनकी ये मान्यता थी कि मरने के बाद में यहाँ से इनको इन वस्तुओं की क्या पड़ती थी? आवश्यकता पड़ती थी। यहाँ से अपन बात करें कि आभूषण जो दफनाने की जो प्रमाण अपने को मिले हैं, ये स्त्री और पुरुष दोनों की कब्रों से प्राप्त हुए हैं। यानी स्त्री की कब्र से भी आभूषण दफनाने के प्रमाण मिले हैं और पुरुष की कब्र से भी आभूषण दफनाने के प्रमाण मिले हैं। अब यहाँ से अपन बात करें, देखो अपन ने पढ़ा था कि मिस्र की जो सभ्यता है वो अपने हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो मिस्र के जो पिरामिड हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। मिस्र के पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे।
आप देखो कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कब्र और मिस्र के पिरामिडों में क्या अंतर दिखाई देता है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि मिस्र के पिरामिड और हड़प्पा सभ्यता के जो कब्र थी, दोनों समकालीन थे, दोनों एक ही समय के थे। अब इन दोनों में अंतर किस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो मिस्र के पिरामिडों के बारे में अपन पढ़ें तो ये आकार में बड़े होते थे, आकार में बड़े होते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता की जो कब्रें होती थी वो आकार में छोटी होती थी। कैसी होती थी? छोटी। तो कई बार पूछा जाता है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मिस्र के पिरामिड और हड़प्पा सभ्यता की कब्रों में कोई दो अंतर बताइए। तो पहला अंतर है कि मिस्र के पिरामिड है वो आकार में बड़े होते थे और हड़प्पा सभ्यता की जो कब्र होती थी वो आकार में क्या होती थी? छोटी होती थी। इसके अलावा मिस्र के जो लोग हैं वो बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। मिस्र के पिरामिडों में बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास किया जाता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाते थे। तो दो अंतर मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। मिस्र के पिरामिड आकार में बड़े होते थे, यहाँ पे बहुमूल्य वस्तुएं दफनाई जाती थी साथ में, जबकि हड़प्पा सभ्यता की जो कब्र होती थी उनका आकार छोटा होता था और इनके साथ में बहुमूल्य वस्तुएं नहीं दफनाई जाती थी, क्योंकि ये जो लोग हैं वो मृतकों के साथ में बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। तो यहाँ से पहला अपन ने पढ़ा कि समाधान के आधार पे किस प्रकार अपन जो है सामाजिक और आर्थिक समाज में भिन्नता कर सकते हैं। तो पहले इसमें पढ़ा समाधान का अध्ययन। समाधान का मतलब होता है अंतिम संस्कार का तरीका या अंतिम संस्कार की विधि। अंतिम संस्कार ये लोग दफना करके करते थे। किस प्रकार करते थे? दफना करके। और दफनाने के बारे में बात करें तो यहाँ की कब्रों से मिट्टी के बर्तन और आभूषण दफनाने के प्रमाण भी अपने को मिले हैं। यहाँ से अपन बात करें तो स्त्री और पुरुष दोनों की कब्रों से आभूषण दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मिस्र के जो पिरामिड है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, जो आकार में बड़े होते थे। ये लोग हैं वो बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे। इसके अलावा अगर हम और बात करें हड़प्पा सभ्यता के बारे में, समाधान के बारे में, तो कालीबंगा जो अपना स्थान है, कालीबंगा से युगल समाधान के प्रमाण मिले अपने को। ये प्रश्न आप याद रखना, आगे जाके आपके बहुत काम आएगा कि हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल जहां से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं। युगल समाधान का मतलब है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ में यहाँ पे दफनाया गया था। तो युगल समाधान के प्रमाण वो कहाँ से मिले? कालीबंगा से। इसके अलावा कालीबंगा की एक कब्र से व्यक्ति के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। यानी हो सकता है कोई मालिक के मरने के बाद में उसके कुत्ते को भी उसके साथ में दफनाया गया था, तो ऐसे प्रमाण भी अपने को यहाँ से मिले। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कुत्ते को दफनाने के प्रमाण व्यक्ति के साथ में कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। युगल समाधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। इसके बाद में अपने समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का दूसरा तरीका अपन पढ़ेंगे, विलासिता एवं उपयोगी वस्तुओं की खोज। तो देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब यहां से अपन बात करेंगे कि विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती हैं और उपयोगी वस्तुएं कौन सी होती हैं। विलासिता का मतलब आप समझते हो ना, ऐशो आराम होता है। क्या होता है? ऐशो आराम। अब देखो बात करते हैं यहां से विलासिता एवं उपयोगी वस्तुओं की खोज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उपयोगी वस्तुएं। उपयोगी वस्तुएं कौन सी होती हैं? देखो उपयोगी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो रोजमर्रा के जीवन में काम आती हैं। कौन सी वस्तुएं? जो दैनिक जीवन में काम आती हैं। दैनिक जीवन या रोजमर्रा के जीवन में काम आती हैं। अब ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो अपन रोज यूज में लेते हैं? ऐसी जो वस्तुएं होती हैं वो स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल जाती हैं। ऐसी वस्तुएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल जाती हैं, स्थानीय स्तर पर। अब देखो अपने भी क्या करते हैं आज के समाज में अपन देखें तो ऐसी वस्तुएं जिनको अपन डेली यूज करते हैं, तो ऐसी वस्तुएं अपने को गांव की गांव में उपलब्ध हो जाती हैं। इन वस्तुओं के बारे में अपन बात करें तो जैसे चक्की है, मिट्टी के बर्तन हैं, सुई है,
ये जो ऐसी वस्तुएं होती हैं, ये कुछ उदाहरण है उपयोगी वस्तुओं के। कौन सी वस्तुओं के उदाहरण है? उपयोगी वस्तुओं के उदाहरण है जो स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती थी और जो दैनिक जीवन में उपयोग में लाई जाती थी। इन वस्तुओं को उपयोगी वस्तुएं कहा जाता था। इनके अलावा दूसरी वस्तुएं होती हैं विलासिता की वस्तुएं। कौन सी होती हैं? विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं के बारे में अपन बात करें तो वे वस्तुएं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती थी, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती थी। तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होंगी तो इन वस्तुओं को अपने को बाहर से मंगवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा, इसका मतलब ये वस्तुएं महंगी होंगी। क्या होंगी? महंगी। तो ऐसी वस्तुएं जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती थी और इन्हें दूर दराज के क्षेत्रों से मंगाया जाता था, दूर दराज के क्षेत्रों से आयात किया जाता था, आयात किया जाता था। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं? तो ऐसे उदाहरण अपने को मिले हैं फायांस के पात्र। क्या मिले हैं? फायांस के पात्र। अब बात यह आती है कि फायांस के पात्र क्या होते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता का एक कीमती पात्र था। कैसा पात्र था? कीमती पात्र। इसके बारे में अपन बात करें तो यह पात्र जो है वो घिसी हुई रेत, जिसे बालू रेत कहते हैं, रंग और चिपचिपा पदार्थ, घिसी हुई रेत या बालू रेत रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से बनाए जाते थे, मिश्रण से बनाए जाते थे। और ये उपयोगी विलासिता की वस्तुओं में सर्वोपरि माना जाता है। फायांस के पात्र जो बहुत ही महंगे होते थे। और ऐसे जो महंगी वस्तुएं जिनके बारे में अपन ने बात की, जैसे फायांस के पात्र हैं जिनको अपन विलासिता की वस्तुओं में रहते हैं, ऐसी महंगी वस्तुएं ये अपने को पूरी हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जो स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो दो स्थल हैं, ऐसे प्रमुख स्थलों से ही प्राप्त हुई हैं। इनके अलावा छोटे मोटे स्तरों से ये वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। तो यह अपन ने अध्ययन किया समाज में भिन्नता के कारण, और इसके बाद में अपन बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। अगला अपना टॉपिक आता है शिल्प उत्पादन। तो हड़प्पा सभ्यता में देखो शिल्प उत्पादन के बारे में अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिल्प उत्पादन का आता है चनहुदड़ो, जो गुजरात में स्थित है। बहुत ही प्रमुख स्थल है चनहुदड़ो। यह सबसे महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन। शिल्प उत्पादन के बारे में बात करें तो जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, चनहुदड़ो जो स्थान है यह शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र। यहां से अपने को क्या मिला है इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें तो चनहुदड़ो से अपने को मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके बनाने का कारखाना। देखो आपके एग्जाम में आएगा तो यह प्रश्न आएगा कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। तो शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है चनहुदड़ो। लेकिन अगर यही प्रश्न अगर आगे कंपटीशन लेवल पे जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल जहां से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, तो मनके बनाने का कारखाना जो प्राप्त हुआ वो कौन से स्थल से हुआ है? चनहुदड़ो स्थल से प्राप्त हुआ है। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे कि शिल्प उत्पादन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते थे। शिल्प उत्पादन में कौन कौन से कार्य आते थे। तो शिल्प उत्पादन के बारे में अपन बात करें तो मनके बनाना, पत्थर की कटाई, शंख की कटाई,
आदि जो कार्य आते थे वो शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाट बनाना, ये जो सारे कार्य हैं वो शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आते थे। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करें तो मनकों का जो निर्माण किया जाता था, सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तुएं यहाँ से हैं वो क्या है, मनके। इन मनकों का जो निर्माण किया जाता था वो कई प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। तो मनके बनाने के लिए किन किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था, ये अगर आपसे पूछे तो इनमें सबसे पहले नाम आता है कार्नेलियन पत्थर। कार्नेलियन पत्थर एक लाल रंग का चमकदार पत्थर होता था, कार्नेलियन पत्थर, इससे मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्नेलियन पत्थर के अलावा तो लकड़ी के मनके बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे, लकड़ी के मनके बनाए जाते थे। लकड़ी के अलावा अगर हम धातुओं में बात करें तो धातुओं में सोना, चांदी, तांबा आदि से मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा सेल खड़ी पत्थर हैं, सेल खड़ी जो एक मुलायम पत्थर होता था। इसका उपयोग भी मनके बनाने में होता था। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मनके बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था, तो मनके बनाने के लिए कार्नेलियन पत्थर जो लाल रंग का मुलायम चमकदार पत्थर होता है, इसके अलावा लकड़ी के मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा धातुओं में अगर हम बात करें तो सोना, चांदी, तांबा आदि से मनके बनाए जाते थे। और हम बात करें तो सेलखड़ी पत्थर के मनके यहाँ से बनाए जाते थे। सेलखड़ी जो पत्थर है ये बहुत ही मुलायम पत्थर होता है और सेलखड़ी पत्थर की जो आपूर्ति होती थी वो दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से होती थी। कहाँ से होती थी, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से। अब यहाँ पे बात करें कि मनके वो किस प्रकार बनाए जाते थे, तो कई मनके वो दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी मनके बनाए जाते थे। यानी दो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको आपस में जोड़कर भी मनकों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। अब बात करें कि मनके वो कितने प्रकार के होते थे, तो मनके वो कई प्रकार के होते थे। मनकों के प्रकार जैसे गोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार, तो इस प्रकार से, जैसे अंडाकार, तो कई प्रकार के मनके यहाँ पर बनाए जाते थे। इसके अलावा बात करें तो ढोलाकार। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मनके वो किस प्रकार से बनाए जाते थे, तो गोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार, अंडाकार, ढोलाकार, इस प्रकार के मनके यहाँ पर बनाए जाते थे। इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ से इन मनकों को जो है इनको बनाने की कला में क्या किया जाता था, बदलाव भी कई बार किया जाता था। अब मनके बनाने की जो विधि के बारे में अपन बात करें, यानी मनके वो किस प्रकार बनाए जाते थे, तो मनके बनाने के बाद में इनकी क्या होती थी, इनकी घिसाई होती थी। क्या होती थी, घिसाई होती थी। और घिसाई होने के बाद में इनमें छेद किया जाता था। क्या किया जाता था, छेद किया जाता था। तो मनके बना करके इनकी घिसाई करके इनमें छेद करके और इसमें छेद करने के बाद में इनके ऊपर पॉलिश करके इनको चमकदार बनाया जाता था। और ये यहाँ पे मनके बनाने की क्या होती थी, विधि होती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चनहुदड़ों के अलावा लोथल है, धोलावीरा है आदि स्थानों से भी अपने को मनके बनाने के अवशेष मिले हैं। अब देखो अपन बात कर रहे थे शंख की जो कटाई होती थी, तो शंख की जो आपूर्ति अपने को होती थी वो कहाँ से होती थी, तो शंख की आपूर्ति होती थी अपने को समुद्र तटीय क्षेत्रों से। और समुद्र तटीय क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दो आते हैं, नागेश्वर और बालाकोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। कई जो आपके 1 नंबर वाले जो छोटे क्वेश्चन है, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, उनमें पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के दो समुद्र तटीय स्थलों के नाम बताइए। तो नागेश्वर और बालाकोट जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के जो दो हैं
समुद्र तटीय स्थान हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। यानी कि जिन शिल्प उत्पादन के केंद्रों के बारे में अपने अध्ययन किया, जैसे चनहुदड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है, इनकी पहचान है वो इतिहासकार किस प्रकार करते थे। तो इतिहासकारों द्वारा शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान। इतिहासकारों द्वारा शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान। पहचान के बारे में बात करें तो कैसे पता लगाते थे कि ये स्थान है वो शिल्प उत्पादन से संबंधित है। तो देखो, इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं, वो अलग अलग स्थानों का भ्रमण करते थे और जिन स्थानों से उन्हें कूड़ा करकट या त्यागी हुई वस्तुएं मिलती थी, क्या मिलता था? कूड़ा करकट, जिसको अपन बोलते हैं कचरा, या फिर त्यागी हुई वस्तुएं। अब देखो, त्यागी हुई वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो काम में नहीं ली जाती थी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करें दर्जी की दुकान की, टेलर की जो दुकान होती है, तो टेलर की दुकान के बारे में आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे टेलर की दुकान होती थी? तो यहाँ से देखो, त्यागी हुई वस्तु यानी कि कपड़ा बनाने के बाद में जो कपड़े के टुकड़े बच जाते थे, तो वो उसी स्थान पे अगर आपको मिलते हैं तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे शिल्प उत्पादन का केंद्र था या टेलर की कोई दुकान थी। इसी प्रकार से वहाँ से संबंधित जो कचरा आपको मिलता है, उसमें ऐसे कुछ अवशेष आपको मिले होंगे जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे शिल्प उत्पादन के कोई केंद्र थे। तो ये जो वस्तुएं हैं, कूड़ा करकट है, कचरा है, त्यागी हुई वस्तुएं हैं, इनको देख करके इतिहासकार और यहाँ से शिल्प उत्पादन के केंद्रों का पता लगाते थे। इसके अलावा देखो, पुरातत्वविद जो होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी स्थान का भ्रमण करते समय क्या करते हैं, वहां से जो जो अवशेष उनको मिले, जैसे पत्थर के टुकड़े, शंख। हड़प्पा सभ्यता में आपको क्या मिलेंगे? मनका बनाने के लिए इन्हीं चीजों का तो इस्तेमाल किया जाता था, तांबा, इन आदि के आपको अवशेष मिले। इन अवशेषों का अध्ययन करने के बाद में और शिल्प उत्पादन में काम आने वाले जो दूसरी वस्तुएं, जो औजार हैं, ये मिलने से इतिहासकारों ने यहाँ से पता लगाया कि ये जो केंद्र है वो शिल्प उत्पादन के केंद्र यहाँ पे रहे होंगे। इसके बाद में यहाँ पर बात करें कि शिल्प उत्पादन का जो निर्माण स्थल के बारे में जो जानकारी मिलती थी वो इन्हीं वस्तुओं के आधार पर मिलती थी। क्यों ऐसे क्यों होता था? क्योंकि शिल्प उत्पादन के बाद में जो वस्तुएं काम में नहीं आती थी, उन वस्तुओं को कारीगर क्या करते थे? बाहर फेंक देते थे, जो उनके काम की नहीं होती थी, या उनको कचरे में डाल दिया जाता था, जिन्हें अपन त्यागी वस्तुओं के रूप में इनका अपन अध्ययन करते हैं। कई बार क्या होता था कि कई जैसे काम, जैसे आप मान लीजिए कि अपन कांच का काम कर रहे हैं और काम करते करते कांच के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं कि वो अपने को किसी काम में नहीं आते। तो इस प्रकार के जो बहुत छोटे छोटे पत्थर के या शंख के जो टुकड़े हो जाते थे, जो इतिहासकारों के काम में नहीं आते थे, उन टुकड़ों को फेंक दिया जाता था, जिनका कोई उपयोग नहीं होता था। और यही टुकड़े जो हैं वो पुरातत्वविदों के लिए इन उत्पादन केंद्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण सबूत साबित हुए हैं। इसके बाद में अपन आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है शिल्प उत्पादन के रूप में कच्चे माल की आपूर्ति। अब देखो, अपन ने पढ़ा कि शिल्प उत्पादन में जैसे मनके बनाने में कार्नेलियन पत्थर है, सेलखड़ी पत्थर है, तांबा है, तो इन सब चीज़ों की जो सोना है, इनकी जो आपूर्ति होती थी वो कहाँ से होती थी? तो शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में बात करें तो
कोई भी उद्योग हो, कोई भी शिल्प उत्पादन का कार्य हो, उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता हमेशा होती है। अब ये कच्चा माल देखो दो स्तर पे मिलता है, एक तो अपने को स्थानीय स्तर पे मिल सकता है, स्थानीय स्तर पर, और एक दूर दराज के क्षेत्रों से अपने को आयात करना पड़ता है। तो ऐसी चीजें जो अपने को स्थानीय स्तर पर मिलती थी, तो वो चीजें होती थी जैसे मिट्टी। मिट्टी जो है वो स्थानीय स्तर पर बर्तन बनाने के लिए अपने को आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। और ऐसी जो वस्तुएं जो अपने को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती थी, वो अपने को दूर से मंगवानी पड़ती थी। तो देखो स्थानीय स्तर पर मिलने वाली जो चीज है वो तो हो गई मिट्टी। दूर से अपने को क्या मंगानी पड़ती थी, जैसे मन के बनाने के लिए लकड़ी के मन के बनाने, तो लकड़ी, धातु और पत्थर, ये चीजें अपने को बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो बाहर से मंगवानी पड़ती थी, तो अब अपन इनको पढ़ेंगे किसके रूप में, व्यापार में। तो उपमहाद्वीप और उसके बाहर से आने वाला जो कच्चा माल है, इसके बारे में अपन यहाँ से अध्ययन करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाहर से कौन कौन से कच्चे माल की आपूर्ति है, वो कहाँ कहाँ से होती थी। तो अगला अपना टॉपिक है उपमहाद्वीप या इसके बाहर से आने वाला कच्चा माल। उपमहाद्वीप शब्द का प्रयोग है भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया गया है, जिसमें भारत है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। तो देखो हड़प्पा वासी जो है वो शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के कई तरीके अपनाते थे। शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते थे, कई क्षेत्रों में जाते थे। जैसे दो क्षेत्र अपन ने पढ़े, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर व बालाकोट, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा कि ये समुद्र तटीय क्षेत्र थे। और समुद्र तटीय क्षेत्र थे तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से किसकी आपूर्ति होती थी, यहाँ से हमें शंख की आपूर्ति होती थी। तो शंख की आपूर्ति आपको कहाँ से होगी, नागेश्वर और बालाकोट से। इसके बाद में अपन पढ़े, जैसे अपन ने पढ़ा कार्नेलियन पत्थर। कौन सा पत्थर, कार्नेलियन पत्थर। कार्नेलियन पत्थर की आपूर्ति अपने को होती थी लोथल से। कार्नेलियन पत्थर की आपूर्ति कहां से होती थी, लोथल से होती थी। इसके बाद में सेलखड़ी पत्थर है। सेलखड़ी पत्थर की आपूर्ति होती थी दक्षिणी राजस्थान व गुजरात से। सेलखड़ी पत्थर कहाँ मिलता था, दक्षिणी राजस्थान व गुजरात में मिलता था। इसके अलावा अपन बात करें लाजवर्द मणि पत्थर, एक चमकीला पत्थर होता था, बहुत ही महंगा पत्थर होता था। यह मिलता था अफगानिस्तान के सोतुगई से। अफगानिस्तान के सोतुगई नामक स्थल से, जहाँ से अपने को नहरों के अवशेष मिले। तो एक बार फिर से मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की आपूर्ति नागेश्वर व बालाकोट जो समुद्र तटीय क्षेत्र थे, यहाँ से शंख की आपूर्ति। कार्नेलियन पत्थर की आपूर्ति है लोथल से। सेलखड़ी पत्थर की आपूर्ति दक्षिणी राजस्थान व गुजरात से। लाजवर्द मणि पत्थर की आपूर्ति अफगानिस्तान के सोतुगई से। इसके अलावा सोने के बारे में अपन बात करें तो सोना जो है, सोना मिलता था अपने को कहाँ से, दक्षिण भारत से। सोना कहाँ से मिलता था, दक्षिण भारत से। तांबा के बारे में अपन बात करें तो तांबा मिलता था गणेश्वर सभ्यता से। तांबा कहाँ से मिलता था, गणेश्वर सभ्यता से। तो ये अपने को बिल्कुल याद रखना है कि नागेश्वर बालाकोट से शंख मिलता था, कार्नेलियन पत्थर लोथल से मिलता था, सेलखड़ी पत्थर दक्षिण राजस्थान और गुजरात से मिलता था, लाजवर्द मणि पत्थर अफगानिस्तान के सोतुगई से, सोना दक्षिण भारत से और तांबा गणेश्वर सभ्यता से।
इसके बाद में अपन बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दूर के जो क्षेत्र थे या महाद्वीप उपमहाद्वीप के बाहर के जो क्षेत्र थे वहां से उनके संबंध किस प्रकार के थे। तो अब अपन बात करेंगे कि अगला अपना टॉपिक आता है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क यानी उपमहाद्वीप से बाहर के जो क्षेत्र थे वहां से इन लोगों के संपर्क है वो किस प्रकार के थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क के बारे में बात करें कि इतिहासकारों ने इस बात का पता लगाया कि ये लोग तांबा है वो ओमान से भी मंगवाते थे। तांबे का जो आयात होता था वो ओमान से भी होता था। कहां से होता था? ओमान से। कैसे पता लगा कि तांबे का आयात है वो ओमान से होता था? तो ओमान का तांबा और हड़प्पा सभ्यता का जो तांबा है उसमें दोनों में निकल के अंश पाए गए हैं। यानी ओमान और हड़प्पा सभ्यता इन दोनों का जो तांबा है दोनों में निकल के अंश पाए गए हैं और निकल के अंश समान रूप से पाए जाने के कारण इतिहासकारों ने पता लगाया कि ये जो लोग हैं वो ओमान से तांबे का आयात करते थे। इसके अलावा हम बात करें तो तांबे का आयात यहाँ से करते थे तो दोनों सभ्यताओं के जो ये दर्शाता है कि दोनों सभ्यताओं में आपसी संबंध स्थापित थे या दोनों सभ्यताओं में आपसी संपर्क थे। ओमान से अपने को एक चीज मिली है मर्तबान, एक बर्तन मिला है जो ओमान का एक मर्तबान है तांबे का बना हुआ। और ये जो मर्तबान है ये हड़प्पा कालीन मर्तबान यानी हड़प्पा सभ्यता से भी ऐसे ही मर्तबान प्राप्त हुए हैं जैसा मर्तबान अपने को कहां से प्राप्त हुआ है? ओमान से। इस पर काली मिट्टी की पॉलिश की हुई है। और यहाँ से अपन बात करें तो ओमान के लिए ये लोग जो हैं वो मगान शब्द का प्रयोग करते थे। कौन से शब्द का प्रयोग करते थे? मगान शब्द का प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो ओमान के लिए किसका प्रयोग करते थे? मगान शब्द का प्रयोग करते थे। इसके अलावा अपन बात करें तो एक और सभ्यता जो अपने पढ़ी थी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बारे में अपन ने पढ़ा था ना कि मेसोपोटामिया हड़प्पा के समकालीन है। तो मेसोपोटामिया से एक बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। क्या प्राप्त हुई है? बेलनाकार मोहर। और यह बेलनाकार मोहर जो प्राप्त हुई है इस मोहर पर जो कुब्बड़ वाला जो वृषभ है, कुब्बड़दार वृषभ, इसकी मूर्ति मिली है। और यही जो वृषभ है यह हड़प्पा सभ्यता का प्रिय पशु माना जाता है। तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इन क्षेत्रों के साथ हड़प्पा सभ्यता के जो संपर्क हैं या हड़प्पा सभ्यता के जो संबंध हैं वो बहुत ही अच्छे यहाँ से माने जाते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि सुदूर क्षेत्रों के साथ हड़प्पा सभ्यता के संपर्क थे, संबंध थे, वो कैसे थे। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है हड़प्पा सभ्यता में मोहर और मुद्रांकन। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर है वो कैसे बनाई जाती थी और मुद्रांकन है वो किस प्रकार होता था। हड़प्पा सभ्यता में मोहर और मुद्रांकन। मोहर और मुद्रांकन के बारे में बात करें तो इसका जो प्रयोग है, मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए। अब लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए कैसे किया जाता था? तो एक उदाहरण के जरिए अपन इसे समझते हैं। उदाहरण के जरिए समझते हैं। उदाहरण मैं आपको बताऊं कि एक
किसी सामान से भरा हुआ थैला आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है। क्या है? सामान से भरा हुआ थैला। सामान से भरा हुआ थैला और वो आपको एक दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो उसकी सुरक्षा का वो पूरा ध्यान रखा जाता था। सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। कैसे रखा जाता था कि उस थैले के मुख पर क्या होता था, थोड़ी सी गीली मिट्टी जमा करके और उस पर मोहर छाप दी जाती थी। थैले का जो मुख है, मुख पर गीली मिट्टी जमा करके और उस पर मोहर छाप दी जाती थी और वो दूसरे स्थान पे भेज दिया जाता था। अब अगर वो थैला अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचा है, तो बीच में अगर उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, तो वो गीली मिट्टी और जो मोहर है वो वहां से जो छापी गई है वो वहां पे वैसी की वैसी नहीं रहेगी। अगर वो मोहर वहां पे वैसी की वैसी आपको मिलती है, इसका मतलब ये है कि इस सामान जो है वो पूरी सुरक्षा के साथ अगले व्यक्ति के पास भेजा गया। और अगर इस मोहर के साथ छेड़छाड़ हुई है बीच में, तो थैले के मुख पर मोहर नहीं मिलेगी आपको या टूटी हुई मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इसके साथ बीच में क्या हुई है? छेड़छाड़ हुई है। तो मोहर और मुद्रांकन का जो प्रयोग है वो लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए या एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से या सुरक्षा के साथ भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। मुद्रांकन से जो भेजने वाला व्यक्ति है उसकी भी पहचान हो जाती थी कि यह किसने भेजा और किसके पास भेजा, दोनों की वहां पे क्या हो जाती थी? पहचान। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो कौन सी थी और किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक मानी जाती है। लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक, यानी चित्रों के माध्यम से इसमें दर्शाया गया है और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कोई भी विद्वान है आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। आपको यहां से याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि में 375 से 400 तक चिन्ह मिले हैं। यहाँ पे चिन्ह कितने मिले हैं? 375 से 400 चिन्ह मिले हैं। और यह जो लिपि है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसी कारण इस लिपि को सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं? सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। इसी लिपि को बुस्टोफेदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुस्टोफेदन, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। इस लिपि के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाली जो मोहर है, इसके अलावा जो यहाँ से मिलने वाले जो बर्तन या मृद भांड हैं या यहाँ से मिलने वाले जो बाट हैं, इनके ऊपर इस लिपि की लिखावट अपने को मिलती है। तो लिपि के बारे में बात करें तो कैसी लिपि है? भाव चित्रात्मक। कितने चिन्ह मिले हैं? 375 से 400। अभी तक पढ़ी नहीं गई है। यह दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी, अतः इसे सर्पिलाकार या बुस्टोफेदन भी कहते हैं। और इस लिपि है जो लिपि है वो मोहर है या मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, बाट आदि पे लिखी हुई अपने को मिली है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो अपना टॉपिक है वो आता है हड़प्पा सभ्यता के बाट। हड़प्पा सभ्यता के बाट। बाट का प्रयोग है वो वस्तुओं को तौलने में किया जाता था। बाट का प्रयोग किस में किया जाता था? तौलने में। और बाट है ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से? चर्ट नामक पत्थर से। तो देखो,
कार्नेलियन पत्थर और सेलखड़ी पत्थर से तो मनके बनाए जाते थे, और चर्ट नामक पत्थर से बाट बनाए जाते थे, या आपको याद रखने हैं। इन बाटों का जो के बारे में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के बाट बिल्कुल साधारण होते थे। कैसे होते थे? साधारण तरीके के बाटों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। इन पर किसी प्रकार के कोई निशान नहीं होते थे। हड़प्पा सभ्यता के बाटों पे किसी प्रकार के कोई निशान अपने को नहीं मिले हैं, और हड़प्पा सभ्यता से तराजू के अवशेष भी अपने को मिले हैं। और जो तराजू के अवशेष यहाँ से अपने को मिले हैं, वो तराजू जो है वो धातु की बनी हुई तराजू थी, जैसे तांबा है, सोना है, चांदी है। इन धातुओं की बनी हुई तराजू के अवशेष अपने को यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना आता है हड़प्पा संस्कृति में शासन। हड़प्पा संस्कृति में शासन, तो देखो इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बारे में इतिहासकारों में क्या है? मतभेद है कि हड़प्पा सभ्यता में शासन कैसा था, किस प्रकार का था, इसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। जैसे जैसे इतिहासकार आते हैं, सबने अपने अपने तरीके से यहाँ पे बातें बताई हैं। अब देखो कई बार तो क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता का इतना विशाल क्षेत्रफल था, और विशाल क्षेत्रफल से जैसे मोहर हैं, ईंटें हैं, मनके हैं, सभी में एक रूपता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक रूपता। तो इससे ये मतलब लगाया जाता है कि यहाँ पे किसी एक शक्तिशाली शासक का शासन था। कई इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई शासन नहीं था। कई इतिहासकारों का मानना है कि जैसे बड़े स्थल हैं, जैसे मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, इन जो बड़े स्थलों में राजा हुआ करते थे और छोटे स्थलों पे इनका नियंत्रण होता था। तो शासन के बारे में अपन बात करें तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए है नहीं। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि इतिहासकारों में मतभेद है। कई इतिहासकारों के अनुसार एक शक्तिशाली राजा का शासन था, कई इतिहासकारों के अनुसार किसी भी राजा का यहाँ कोई शासन नहीं था, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े स्थल हैं, वहाँ पे किसी एक शक्तिशाली राजा का शासन था। इसके बाद में अगला टॉपिक जो अपना आता है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो अगला टॉपिक अपना है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन, और इसके साथ अपन अपने चैप्टर को समाप्त करेंगे। देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात करें तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप के कारण, कि एक बहुत ही भूकंप आया जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। कई इतिहासकारों का मानना है बाढ़, यानी सिंधु और सरस्वती नदी और इसकी जो सहायक नदियां, उनमें भयंकर बाढ़ आई जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कई इतिहासकारों का मानना है सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, यानी सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से इन लोगों को जल की आपूर्ति नहीं हुई, जिस कारण इन लोगों ने क्या किया, यहाँ से अब यहाँ दूसरी जगह प्लान कर लिया और इस सभ्यता का पतन हो गया। कई इतिहासकारों का मानना है वनों की कटाई, यानी यहाँ पे अंधाधुंध वनों की कटाई हुई जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। आर्यों का आक्रमण, यानी वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक आर्य लोग हैं, इन लोगों ने इन पे आक्रमण किया, तो आर्य उत्तर भारत में आ गए और ये लोग आर्यों के आक्रमण के डर से दक्षिण भारत की ओर खिसक गए। और कई इतिहासकार मानते हैं यहाँ पे जलवायु परिवर्तन। क्या मानते हैं? जलवायु परिवर्तन की धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में अगर हम बात करें तो भूकंप है, बाढ़ है, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन है, वनों की कटाई, आर्यों का आक्रमण और जलवायु परिवर्तन। इसी के साथ ही कक्षा 12 के इतिहास का पहला चैप्टर अपना समाप्त होता है।